दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सपना संदीप, जिनका जो कैरियर है वो म्यूज़िक से शुरू हुआ और फिर वेलनेस इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं। और इस काम से उन्होंने जो अपना कैरियर आगे बढ़ाया है उसमें क्या सेटिस्फैक्शन है, म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसी थी और आजकल के या लड़के लड़कियां जिस सामाजिक परिवेश में हैं उनके लिए भी क्या संदेश है, ये हम बात करेंगे सपना जी से, जिनको जो बहुत सारे लोग हैं वो तनुश्री के नाम से जानते हैं। तो सपना से नाम उन्होंने कैसे बदला, इसकी भी एक कहानी है। चलिए सुनते हैं सपना जी से। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आप म्यूजिक इंडस्ट्री से थीं, ऑर्केस्ट्रा में गाने गाती थीं। कब वो उसमें शुरू किया था आपने गाने गाना और क्यों ऐसा शुरू हुआ? मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से इस लाइन में हूं और इससे पहले मेरे फादर एक बहुत अच्छे सिंगर हुआ करते थे। अच्छा। वो गज़ल के बहुत अच्छे गायक थे, गज़ल भजन के। तो मैं जब करीबन 9-10 साल की रही होंगी तो पापा ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में सीनियर अकाउंटेंट थे वो। तो उनके उसमें एक हमेशा हर साल एक कल्चरल प्रोग्राम होता था जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग आते थे। तो पापा ने और मम्मी ने मुझे तैयारी करवाई। पापा घर पे ही हारमोनियम लेके पूरी रियाज करवाते थे और मैंने तब 10 साल की उम्र में, आई थिंक 9 साल या 10 साल की उम्र में ही रही होगी, और मैंने ऑल ओवर इंडिया से, वो मेरा पहला कंपटीशन था जो इतनी हज़ारों की पब्लिक थी और उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पे सिंगिंग में आई थी। तो वो मेरे पापा का ख्वाब था और जैसा कि मेरा नाम सपना है तो ये सपना नाम मेरे पापा ने रखा था कि आगे चल के एक बहुत अच्छी बड़ी लेवल की एक कलाकार बने। अब चूँकि बहुत बड़े लेवल की तो कलाकार मैं अपने आप को नहीं कहूँगी, क्योंकि म्यूज़िक लाइन से मुझे लगाव आज भी बहुत ज़्यादा है और मैं सारा जो अपने अरमान पूरा करती थी तो वो अपने स्टेज शो पे ही करती थी। मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी बन चुकी हूँ, खुद के मेरे शोज़ भी होते हैं, आज भी करती हूँ लेकिन बहुत लिमिटेड करती हूँ। तो मैं अपने सारे अरमान उसी में पूरे करती थी। लेकिन मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मैंने इंडियन आइडल में भी ट्राई किया, सिलेक्शन हुआ भी मेरा, लेकिन उतना आगे तक नहीं जा पाई क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कि मेहनत से ज़्यादा सोर्स बहुत मायने रखती है। तो थोड़ा थोड़ा मेरा मन हट गया इन सब चीज़ों से। फिर मेरे पास और कोई ऐसा चारा था नहीं, तो मैंने कहा कि मेरा एक पैशन है तो मैं इसको बहुत प्यार से लगन के साथ काम करती थी। लेकिन चूंकि जब से कोविड आ गया, कोविड आने के बाद से 2 साल सभी कलाकारों के ऊपर एक बहुत इसका एक बुरा असर पड़ा। तो म्यूज़िक से तो बिल्कुल दूर हो चुके थे उस टाइम पर। सेहत भी ख़राब हो चुकी थी म्यूज़िक लाइन के चलते चलते, क्योंकि कोई फिक्स तो होता नहीं है रूटीन उसके अंदर, कब हम आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं जग रहे हैं। तो मेरी सेहत भी बहुत ख़राब हो रही थी। मैं आप लोग को बताऊं, मैं 3 बच्चों की मम्मी भी हूँ, मेरी बड़े बड़े बच्चे हैं और इस कोविड के चलते ही मैं एक बीपी पेशेंट भी बन गई थी। बहुत सारी मुझे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे। ऐसा कुछ पर्पस था नहीं क्योंकि वेलनेस लाइन में मेरा कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि सिर्फ था कि मुझे अपना वजन घटाना है। अच्छा। ये था मेरा पर्पस। कैसे गाने गाती थी आप, किस तरीके से? मैं बताऊं तो मुझे हिंदी गाने बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सबसे ज़्यादा वेस्टर्न नंबर्स मुझे बहुत प्रेफर करते, क्योंकि जो मेरा वॉइस जो मेरा जोनर है वो वेस्टर्न नंबर्स पे ही है। जैसे कि आशा जी हो गई, उषा उत्थप जी हो गई, तो मैं इनके ज़्यादा नंबर्स में गाना पसंद करती थी। तो लखनऊ में खैर टचवुड आज भी मेरा है नाम कि जो वेस्टर्न नंबर्स हैं वो तनुश्री बहुत बढ़िया गाती हैं, लेकिन आज भी और भी सिंगर्स बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो ये था, लेकिन अभी जब से मैं इसमें अब आ गई तो मेरा थोड़ा थोड़ा मन अपने आप हट गया। लेकिन आज जो संगीत का दौर है उसमें जो देसी म्यूज़िक है वो ज़्यादा हिट कर रही है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि तमाम गाने ऐसे होते हैं जो देसी म्यूज़िक या उस टोन को लेके चलते हैं। आपका कोई आगे है कि हम अब वेस्टर्न से देसी की तरफ? मैं आपको बोलूँ सर कि मेरे जो गाने का तरीका जो होता है, आपने भी जैसे देसी गानों की बात करी है, तो जो मैं वेस्टर्न नंबर्स की बात कर रही हूँ तो मैं हमेशा ओल्ड नंबर्स पे ही गाती हूँ। अच्छा। मैंने आज तक नए नंबर्स को नहीं छुआ, क्योंकि वो कहते हैं ना हमेशा कि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। तो मैंने हमेशा पुराने ही गानों को हर महफिल में चल जाता है। तो मैं आज की जो जनरेशन आ रही है वो नए गाने ज़रूर गा रही, नो डाउट बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो मेरा ये वही है ना कि पुराने लोग
अच्छा, पुरानी सोच। देसी से हमारा मतलब था जो भोजपुरी गाने हैं या जो हमारी परंपराओं से जुड़े हुए जो अवधि के गाने हैं, पारंपरिक गीत, पारंपरिक जो गीत हैं, वो थोड़े से ज़्यादा नंबर्स आजकल चल रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं, मैं ये भी गीत गाती हूँ, लेकिन हाँ भी उसको मैंने बहुत ज़्यादा कभी इतना प्रमोशन नहीं करा। और लिटरली पारंपरिक गीत तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक मीठी भाषा है, भोजपुरी की अगर बात करूँ तो बहुत मीठी भाषा है। और आज के समय का जो भोजपुरी युग चल रहा है वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपने नहीं ट्राई किया या मन है कहीं ट्राई करने का? देखिए, मुझे ऑफर्स तो मिल रहे हैं। जो मेरे राइटर हैं अजय विश्वकर्मा जी, कई बार उन्होंने भी मुझसे ये बात कही कि आप वापस फिर से कदम रखिए भोजपुरी सम्राट में। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जो इस समय मैं जो एकदम अपनी वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आ चुकी हूँ ना, मैं इसलिए भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही क्योंकि यहाँ पे मुझे लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो रिस्पेक्ट, दूसरी चीज़ रिस्पेक्ट से ज़्यादा मैं लोगों की सेहत को सुधार पा रही हूँ। तो मुझे अभी इस समय ये ज़्यादा काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा। लेकिन जो ऑर्केस्ट्रा की दुनिया है वो कैसी है? क्या परिस्थितियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, कैसे वो लोगों को सामना करना पड़ता? ऑर्केस्ट्रा की लाइन देखिए, अगर आज से मैं 20 साल पहले की बात करूं या 10 साल पहले की बात करूं तो बहुत वो लाइन कभी कहते हैं कि बहुत एक होती है ना कि एक गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं, कि वाकई उस समय लगता था कि हाँ हम कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं। आज भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन आज का क्या है, आज का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो मैं अब उस ट्रेंड को मतलब या तो मैं उस लायक अपने आप को अब नहीं समझती हूँ, क्योंकि आज का जो दौर आ चुका है, जो नए लोग नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत अच्छा गा रहे हैं। और मेरे को वही पुराने ही दौर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आज भी वो पुराना दौर वापस आ जाएगा तो यस, मैं वापस फिर से कम बैक करूँगी। अच्छा, आपको पुराने ही गाने पसंद हैं? हाँ। और उसी को आप गाती हैं? बिल्कुल। जब आप वेलनेस इंडस्ट्री में आई तो यहाँ क्या क्या कर रही हैं, कैसे लोगों की सेहत सुधार रही हैं? यहाँ पे पहले मैंने अपनी सेहत को सुधारा है और इसी के अंदर रह करके मैं जानी हूँ कि जैसे आज मैं अपनी सेहत पे काम कर रही हूँ, कल को आप और लोगों की भी इसी तरीके से उनकी भी मदद कर सकती हैं। पहले सुनने में मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई, इंटरनेशनल कंपनी के अंदर हूँ और एक इंटरनेशनल वेलनेस का ठप्पा लग चुका है मेरे अंदर। वरना आप किसी इंटरनेशनल लेवल की डिग्री लेने जाओ तो पहले तो कितना लाखों करोड़ों खर्च करो, तब आपको वो मुकाम हासिल होता है। लेकिन यहाँ मैंने अपनी सेहत को सही करके मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। और जैसे जैसे मैंने सीखा और आज भी सीख रही हूँ, तो मैंने बहुत लोगों की मदद करनी शुरू करी और आज मैं कर रही हूँ कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर मेरे कंज्यूमर्स बैठे हैं। अच्छा, फैट टू फिट ये आपकी कंपनी का नाम है? जी, ये हमारे सीनियर्स का जो है ये उन्हीं का नाम है, हम लोग उन्हीं के टच के अंदर हैं। अच्छा, तो जो आजकल की लड़कियां हैं, आप उनके सामने भी हेल्थ के इश्यूज आते होंगे। क्या क्या हेल्थ के इश्यूज हैं जो नॉर्मल 20-22 साल की लड़कियां आ रही हैं? आजकल की मैं बात करूं वेरी फ्रैंक, कम उम्र की लड़कियां, एक तो ओबेसिटी, दूसरी चीज़ सबसे बड़ा डिप्रेशन, और बाकी जो अपनी लेडीज़ को, जो लड़कियों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनली, वो कई सारी हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रही है। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ की रूटीन नहीं फिक्स है। आजकल के बच्चे सोचते हैं, आजकल की जो जनरेशन सोचती है देर से सो देर से जगो, जो मन आए बाहर का खाओ। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां जो लोग करते हैं, ये हम लोग कोचेस का काम रहता है। आप तो खैर, मैं अपने कोच बोलती हूँ, तो ये हम कोचेस का वर्क रहता है कि हम इन लोगों को, ऐसे लोगों को समझाते हैं, टोकते हैं, उनको उनकी सेहत के प्रति जागरूक कराते हैं। किस तरीके की समस्याएं होती, किस चीज़ का डिप्रेशन, क्या ज़्यादा? आजकल मैं सही बताऊं तो बहुत कम उम्र में लोगों को लव अफेयर बहुत तेजी से हो गया है। सबसे पहला तो डिप्रेशन यही है। दूसरी चीज़ पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई का तो स्ट्रेस है ही है, लेकिन 100 में से 80% जो शिकार हैं वो इस साइड रिलेशनशिप में है। तो क्या आपको लगता है कि जो ये कम उम्र में रिलेशनशिप बन रहे हैं, ये उनके कैरियर पे प्रभाव डाल रहे हैं? एग्जैक्टली डालेगा। कैरियर तो बिल्कुल बर्बाद करेगा। अगर क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो हमारी जो बनने की उम्र होती है ना, अगर उस बनने की उम्र में अगर थोड़ी सी रहा हमारे कदम डगमगा गए, अगर हमने समय रहते उसको नहीं सुधारा, तो जो हमारा एक एम है ना कि हमें आगे चल के ये करना है, विचार तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हमें ये भी बनना है, ये भी बनना है, ये भी बनना है, लेकिन हम उस मुकाम तक नहीं जा पाते हैं।
क्योंकि आज लोगों में कंपटीशन भी बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ गया है, और अगर आप सोशल मीडिया अगर आप देखो तो सोशल मीडिया के अंदर जो इस समय जो यंग जनरेशन चल रही है, मैं तो यही देखती हूँ कि जो टाइम यंग जनरेशन को अपने लिए कुछ बनने के लिए करना चाहिए, आजकल वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे रील्स और इसका भी एक नया ज़माना है, आ गया है, लेकिन वहाँ लोग फेमस हो रहे हैं। लेकिन कब तक? मतलब वो उसकी लाइफ बहुत सर्टेन नहीं है। जब तक आप मेहनत करके कुछ अचीवमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो सोशल मीडिया की जो लाइफ है, खास तौर से रील्स की, देखिए सोशल मीडिया की जो लाइफ जो अगर सक्सेस वाली है, या तो आप जैसे एक मुंबई के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर आप वहाँ तक फेमस हैं तब तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन होता क्या है ना कि खास तौर से लड़कियाँ, किसी की एक ही रील्स फेमस हो गई तो उसके मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फॉलोअर्स हो जाते हैं, उसे लगता है अब हमने सब कुछ अचीव कर लिया। बाद में वो वापस जब ढलान पे आते तो डिप्रेशन होता है। बिल्कुल होता है, ये आजकल के केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसको अपना फ्यूचर बना लिया होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये रील्स फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ ट्रेंड है, और ये अट्रैक्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाँ, टाइम पास के लिए करो, वो तो टाइम पास के लिए मैं भी बनाती हूँ, लेकिन इसको मैं इतना सीरियसली नहीं लेती। कौन सी रील आपकी ट्रेंड की, कुछ बताइए। ट्रेंड की रील ऐसी कोई है ही नहीं, होगी भी तो मैंने कभी सीरियसली देखा ही नहीं कि कौन सी मेरी ट्रेंड वाली रील है। मैंने बोला ना कि मैं इस पे इतना फोकस नहीं करती। मैं बस खाली जब मैं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन का एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। रील्स है भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, ये रील्स वाला ये जो चल रहा है ये बहुत अच्छा है। जब भी आप टेंशन डिप्रेशन में रहो, इतना फनी वाला कोई वीडियो उसके अंदर देखती हूँ ना, वो उसको अपने ऊपर बनाती हूँ और 10 बार उसको खुद देख करके हंसती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, जो मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ, अगर आप लोग भी चाहो तो मेरे साथ जुड़ के लोगों की हेल्प कर सकते हैं ना। वो जो उनके मुंह से थैंक यू निकलता है, एक रिस्पेक्टफुल वाला, ऐसा लगता है कि शायद सपना तूने बहुत कुछ हासिल कर लिया। मैं इसीलिए इस इंडस्ट्री को ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ। तो सपना के साथ उनकी जो वेलनेस इंडस्ट्री है उसके साथ जुड़िए और खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरे को भी स्वस्थ करिए। बिल्कुल। आप सपना जी से संपर्क कर सकते हैं। किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ बदली, उसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं। चलते चलते कुछ कहना चाहती हैं? चलते चलते बस मैं यही कहूँगी कि कभी भी जीवन में कुछ भी अगर तरक्की पानी है तो सबसे पहले एक अपना गोल बनाइए, और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, क्योंकि मैं यंग जनरेशन को ही ये मैसेज देना चाहूँगी। मैं तो हूँ एक 40 साल की लेडी, लेकिन जो मैंने बचपन से लेकर के अब तक की अपनी लाइफ में जो बहुत स्ट्रगलिंग फेस करी है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम यहाँ पे ऑन स्क्रीन शो करें। और लोगों को लगता है कि तनुश्री बहुत मुस्कुराती और सपना बहुत ये हंसमुख नेचर की हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हंसने वाला इंसान है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बहुत से रीजंस है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है आज की जनरेशन को कि आप इंजॉय करिए लाइफ को। और 18-19 साल में लव अफेयर किसको नहीं होता है? जब हम जैसे लोगों की उम्र में लोगों को हो जाता है, वो तो यंग जनरेशन है। तो बिल्कुल आप वो भी करिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन उससे पहले अपना सबसे पहला टारगेट बनाइए जो आपका करियर है। अपने गोल्स सेट करिए। क्यों आप ये जो आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पिता जाते हैं चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, माँ भी बिजनेस कर रही है, नौकरी कर रही, क्या कर रही है, बहुत से माएँ ऐसी हैं जो घर घर काम करती हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो एक बार ज़रूर पीछे मुड़ के देखिएगा कि माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे जो तरक्की करनी है ना वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए करनी है। तो गोल सेट करिए और उसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय करिए। वो लाइफ एंजॉय करना बड़ा मज़ा आती है। लेकिन अभी ये शुरू के दौर में, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में बड़े पापड़ बेलने बाद में कठिन डगर पनघट की बहुत, वो लाइफ एक बड़ी डगमगाने वाली हो जाती है। तब एक सिर्फ मन में पछतावा रहता है कि काश मैंने अपने माँ बाप की बात मान ली होती। तो दोस्तों, ये सपना जी की बात है। आप लोग जितना समझ सकेंगे उतना अच्छा है। ख़ास तौर से जैसे युवा पीढ़ी है तो वो ही समस्याओं में ज़्यादा रहती है, समस्याओं में न रहे, इसी के लिए हम लोग ऐसे उदाहरण और ऐसी बातचीत आपके सामने लाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।